हाय। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लोजर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट क्लोजर्स और फ्री वेरिएबल्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर हम देखें वापस अपनी पिछली वीडियो में हमने बात की थी नॉन लोकल वेरिएबल्स के बारे में, और जस्ट एज अ रिमाइंडर अगर हम देखते हैं कि नॉन लोकल वेरिएबल्स को अगर हम देखें तो हम ये कहेंगे कि लेट्स से हमारे पास यहाँ पर आउटर फंक है जहाँ पर एक लोकल वेरिएबल एक्स करंटली क्रिएट कर दिया गया है, जिसको करंटली सेट किस पे किया गया है, पाइथन पे। और उसके बाद इनसाइड आउटर हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं एक दूसरे फंक्शन को जो कि एक्स को ही रेफरेंस, एक्स का ही रेफरेंस है, और यहाँ पर इसको हमने कोई वैल्यू ऑफ एक्स असाइन नहीं की है, ये जस्ट एक रेफरेंस है। सो पाइथन जब देखेगा कि इनर हमारे पास एक क्रिएट कर दिया गया है क्रिएशन टाइम के वक्त, और अब यहाँ पर क्या होगा कि आउटर हमारे पास उस वक्त ही कॉल किया जाएगा जब आउटर क्रिएट होगा। यानी ये उस वक्त तक जब तक इनर को क्रिएट, ये उस वक्त तक इनर को क्रिएट नहीं करता, क्योंकि याद रखें कि कंटेंट्स ऑफ आउटर हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होते हैं जब तक हमारे पास फंक्शन को क्रिएशन की बेस पर जस्ट कॉल नहीं किया जाता। जब उसे कॉल किया जाता है तब ऐसा होता है। सो इनर क्रिएशन हमारे पास जस्ट यहाँ पर उस वक्त होते हैं जब आउटर को कॉल किया जाएगा, और आउटर को जब कॉल किया जाएगा तो फिर ये एक्स को देखेगा और इसको इनर को क्रिएट कर देगा, और ये कहेगा कि ठीक है एक्स हमारे पास यहाँ पर नॉन लोकल है दोबारा, और उसके बाद यहाँ पर सब काम होगा। और एक्स हमारे पास दोनों सेम नहीं होंगे, हम ये कहें कि ये सेम नहीं होंगे। यहाँ पर ये हमारे पास ये एक्स और ये एक्स हमारे पास सेम नहीं है, बल्कि हम इस एक्स को एक नॉन वेरिएबल का नाम देंगे। और बहुत ही लूजली टेक्निकली अगर हम देखते हैं तो ये एक हमारे पास रेफरेंस होता है, यानी हमारे पास ये एक डायरेक्ट रेफरेंस हमारे पास नहीं होता है। ये रियली बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि क्लोजर्स में हमने बात करनी है, और हम इसको आगे चलकर भी देखेंगे। यहाँ पर हम ये कहते हैं कि x हमारे पास बाद में डिफाइन जब हम करते हैं कि इनर के अंदर इनसाइड आउटर, सो x उसी को रेफरेंस करता है जो कि आउटर स्कोप में होता है। और इस तरह से यहाँ पर ये नॉन लोकल वेरिएबल x को अब हम एक फ्री वेरिएबल का नाम भी दे सकते हैं, और ये बिल्कुल एक सेम टेक्निकल टर्म है। और जैसा कि हमने यहाँ पर नॉन लोकल वेरिएबल्स के बारे में बात की, तो हम यहाँ पर फ्री वेरिएबल्स के रेफरेंस के बारे में भी बात कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर आउटर को कॉल करते हैं तो देखिए हमारे पास आउटर को कॉल करने पर आ जाता है पाइथन रॉक्स। ये एक्चुअली वैल्यू फॉर एक्स को ऊपर देखेगा, और उसके बाद याद रखें कि इनर को क्रिएट किया गया था और आउटर को कॉल किया गया था। और फर्स्ट थिंग यहाँ पर था कि यहाँ पर इनर को क्रिएट किया गया और उसने वैल्यू ऑफ और एक्स को उस वक्त नहीं देखा जब तक कि इनर को कॉल ना कर लिया गया, और इस पॉइंट पर एक्स को इवेल्युएट किया गया तो पाइथन ने देखा कि वैल्यू हमारे पास यहाँ पर पाइथन है, सो हमारे पास प्रिंट पाइथन रॉक्स हो गया। और यहाँ पर हम इस चीज़ पर बार बार जोर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम ये कहेंगे कि ये एक रन टाइम हमारे पास क्रिएशन के टाइम और रन टाइम पे ये क्या होता है कि ये रियली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जब हम कंसिडर करते हैं इनर को। और हम यहाँ पर दो चीज़ें देख रहे होते हैं, यानी हम फंक्शन इनर और फंक्शन आउटर को हम यहाँ पर चेक कर रहे होते हैं, और यही चीज़ हमारे पास कहलाती है क्लोजर। और इस तरह से हम ये कहते हैं कि इनर फंक्शन हमारे पास एक लोकल स्कोप रखता है, और हम एक्स हमारे पास एक लोकल स्कोप ऑफ इनर नहीं रखता है, ये एक कहीं ना कहीं और मौजूद होता है, और ये एक फ्री वेरिएबल है जो कि इनर के अंदर मौजूद होता है। और जब हम यहाँ पर इनर को कंसिडर करते हैं, और यहाँ पर हम दो चीज़ें इनर और फ्री वेरिएबल की बात कर रहे हैं, एक्स यानी दोनों चीज़ें यहाँ पर साथ साथ होती हैं, और x हमारे पास यहाँ पर इनर इनसाइड नहीं होता है। और हम यहाँ पर इसको ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये दोनों चीज़ें साथ साथ ही रहती हैं, एक दूसरे से बाउंड ही रहती हैं, जो कि हम यहाँ पर इनको एक दूसरे से बाउंड ही कंसिडर करते हैं, और यही चीज़ इनका बाउंड रहना ही क्लोजर कहलाता है। तो चलें अब हम यहाँ पर कुछ थोड़ा डिफरेंट काम कर लेते हैं, और यहाँ पर हम कॉल इनर की बजाय अगर इनसाइड आउटर फंक्शन अगर हम कॉल करते हैं, और यहाँ पर अगर हम रिटर्न कर लेते हैं, तो आप यहाँ पर फंक्शंस को पाइथन में रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ पर ये एक हायर ऑर्डर फंक्शन है। लेट्स गो अहेड और हम यहाँ पर इस तरह से करते हैं। ये एक बिल्कुल सेम कोड है,
और यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस ये है कि हमने जो एक इनर को कॉल करना था वो हमने यहाँ से रिमूव कर दिया है और अब यहाँ पर सिर्फ हम इनर रिटर्न कर रहे हैं और यहाँ पर हम इसको कॉल नहीं कर रहे, हम सिर्फ फंक्शन को रिटर्न कर रहे हैं और इस तरह से हमने एक क्लोजर अभी भी हम रखते हैं और ये हमारे पास अभी भी स्टिल एक क्लोजर ही है और ये हमारा एक क्लोजर अभी भी मौजूद है। और इस तरह से जब हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर हम ये कहते हैं कि हमारे पास आउटर को जब हम कॉल करेंगे तो हम यहाँ पर एक क्लोजर इनर से एक क्लोजर इनर हमारे पास होगा और प्लस हमारे पास एक फ्री वेरिएबल भी होगा और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास दो चीज़ें हैं। और अब ऐसा होगा कि जब हम आउटर को कॉल करेंगे तो हमारे पास क्लोजर क्रिएट हो जाएगा और इनर हमारे पास अभी तक कॉल नहीं किया जाएगा इनसाइड आउटर से और इसकी बजाय सिर्फ रिटर्न होगा और ये हम एक क्लोजर जो रखते हैं यहाँ पर हम रिटर्न क्या करेंगे, हम कहेंगे जस्ट रिटर्न इनर और इस तरह से हम एक क्लोजर रिटर्न कर रहे होंगे, यानी जो कि सिर्फ एक खाली फंक्शन को रिटर्न नहीं करेगा बल्कि इसके यानी फ्री वेरिएबल्स भी होंगे और ये फंक्शन के साथ साथ फ्री वेरिएबल्स को भी रिटर्न करेगा और ये फंक्शन है जो कि साथ लिटिल बिट एक्स्ट्रा हमारे साथ प्लस करेगा काम। और जब हम रिटर्न इनर करते हैं तो हम एक क्लोजर को रिटर्न करते हैं और हमें यहाँ पर ये कंसिडर करना होगा और अब हम इस तरह से रिटर्न वैल्यू को भी असाइन कर सकते हैं। अगर हम चलें तो हम यहाँ पर इस तरह से एक वैल्यू भी इसको असाइन कर सकते हैं और यहाँ पर अगर हम आउटर को कॉल करते हैं तो हमारे पास एक फंक्शन वापस आ जाता है और एक क्लोजर वापस आ जाता है और इस तरह से फंक्शन के साथ साथ एक्स्ट्रा वेरिएबल्स जो कि हम साथ असाइन करते हैं वो भी हमारे पास रिटर्न हो जाते हैं। और fn हमने यहाँ पर इसको एक क्लोजर को नाम दे दिया है और अब हम कॉल fn करेंगे तो हमारे पास fn रियली कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि वो एक कंप्लीट इनर फंक्शन होगा और इसके साथ साथ ये फ्री वेरिएबल्स भी मौजूद होंगे और ये प्रिंट हो जाएंगे, यानी हमारे पास पाइथन रॉक्स आ जाएगा और पाइथन रॉक्स हमारे पास प्रिंट आउट होगा और ये सेंस भी बनता है क्योंकि ये वाकई यही हमारे पास आना चाहिए। और इस तरह से जब हम fn को कॉल करते हैं तो याद रखें कि पाइथन जस्ट x को इवेल्युएट नहीं करता है जब तक कि उसको ज़रूरत नहीं होती और जिसका ये मतलब है कि हम इनर को कॉल करते हैं तो ये हमारे पास ऊपर जाकर चेक करता है और देखता है कि वैल्यू ऑफ x क्या है और वैल्यू ऑफ x को देखता है और x को फाइंड आउट करेगा और एक x अगर लोकल वेरिएबल था आउटर में तो वो उसको इनर में कॉल कर लेगा और इस तरह से हमारे पास आउटर फंक्शन में वही इनर की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर ये एक बहुत ही बात क्लियर आ जाती है कि पाइथन इस x को देखता है और फिर जस्ट आउटर में उसको फाइंड आउट करता है और ये कहता है कि ठीक है ये पाइथन में ये बिल्कुल इक्वल टू ही है। और इस केस में जब हम fn को कॉल करेंगे जब हम fn को कॉल करेंगे तो हमारे पास उस वक्त तक आउटर में रनिंग जो है वो फिनिश हो चुकी होगी। हम यानी यहाँ पर अगर आउटर को कॉल करते हैं तो हमारी आउटर की रनिंग फिनिश हो चुकी हुई होगी और इसका स्कोप भी जा चुका होगा। तो अब हम कैसे कह सकते हैं कि fn आगे मूव करेगा और वो हमारे पास रिजल्ट शो करेगा और कहेगा कि x इज इक्वल टू पाइथन आउटर स्कोप में और आउटर जबकि हमारे पास जा चुका है और ये अभी भी काम कर रहा है, ये अभी भी रिटेन कर रहा है वैल्यू को। तो ये बहुत ही कुछ अजीब सा लगता है लेकिन कुछ और लगता ज़रूर है लेकिन ये ऐसा ही है। आप ये सोचेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है और यहाँ पर किस तरह से वैल्यू ऑफ x रिटेन हो गई है इवन दो कि फंक्शन जो कि डिफ़ाइन किया गया था और स्कोप वहाँ से जो भी डिफ़ाइन किया गया था वो जा चुका है वहाँ से। और ये अब सब कुछ इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर हम एक क्लोजर क्रिएट कर चुके हैं, ये इसी क्लोजर की वजह से होगा। और क्लोजर का क्या काम है कि क्लोजर ये वेरिएबल ऑफ x को कैप्चर कर लेगा और उसके बाद वेरिएबल x को कैप्चर करने के बाद ये ऐसा ही करेगा कि कुछ इसको हैंडल करने का कुछ स्पेशल अंदाज होगा और जब आउटर अपनी रनिंग फिनिश कर लेगा तो ये क्लोजर अभी भी वेरिएबल की वैल्यू रखता होगा। तो चलें अब हम एक और चीज़ पर नज़र डाल लेते हैं। ये एक देखते हैं कि ये किस तरह काम करता है। और अब हम यहाँ पर एक पाइथन सेल देखेंगे और इन जनरल हम यहाँ पर मल्टी स्कोप वेरिएबल्स देख रहे हैं। अब यहाँ क्या होता है कि हमारे पास एक वेरिएबल होता है जो कि दो स्कोप के अंदर मौजूद होता है जैसा कि हमारे पास क्लोजर में यहाँ पर मौजूद होता है।
एक यानी हम ये कहते हैं कि वेरिएबल हमारे पास इनसाइड इन अ फंक्शन मौजूद है, और इसी तरह से दूसरा हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पर आउटर में मौजूद है। यानी दो स्कोप्स हैं जो कि हम यहाँ पर ये कहेंगे कि हमारे पास इनसाइड इन अ फंक्शन भी है और वेरिएबल हमारे पास इनक्लोजिंग फंक्शन में भी मौजूद होता है, और इस तरह से ये दो डिफरेंट स्कोप्स होते हैं लेकिन सेम वेरिएबल्स होते हैं, और इसे हम कह सकते हैं कि इन दो के दरमियान शेयर्ड है। सो हम ये कहते हैं कि ये वेरिएबल एक मल्टीपल स्कोप्स रखता है, और ये इसी तरह से हम इसको बिल्कुल सिंपल ही रख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर आउटर एक्स इक्वल टू पाइथन है, और उसके बाद हम इनर फंक्शन कहते हैं जो कि एक्स प्रिंट कर लेता है, और एक्स हमारे पास एक आउटर एक्स का रेफरेंस है, और इसीलिए इनर और एक्स हमारे पास हम ये कहेंगे कि हमारे पास ये इनर और एक्स दोनों क्लोजर में ही आ जाते हैं, ये हमारे पास एक क्लोजर होता है। और सो द वैल्यू ऑफ एक्स को अगर हम कहें कि ये इन दोनों के दरमियान हमारे पास शेयर्ड होती है, और यहाँ ये आउटर फंक्शन हम ये कह सकते हैं, और उसके बाद क्लोजर यानी इनर फंक्शन। इस तरह से ये लेबल एक्स हमारे पास दो डिफरेंट स्कोप्स में मौजूद होता है, और ये रियली हमारे पास सेम एक्स होता है, यानी ये सेम एक्स ही होना है। और ये कुछ अजीब है लेकिन ये एक हम ये कह रहे हैं कि ये एक एक्स लेबल है हमारे पास जो कि डिफ्रेंशिएट है। हमें यहाँ पर यानी इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना है एक लेबल और वैल्यू के दरमियान में, कि लेबल हमारे पास दो डिफरेंट स्कोप्स में मौजूद है। फॉर एग्जांपल एक्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास वो दो डिफरेंट स्कोप्स में मौजूद है, लेकिन वैल्यू हमारे पास रेफरेंस है इस एक सेम की। और यहाँ पर अब पाइथन किस तरह से काम करता है? वेल, अगर हम देखते हैं तो पाइथन हमारे पास ये काम करता है एक इंटरमीडियरी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके, यानी दोनों के दरमियान एक इंटरमीडिएट काम वो करने वाला एक ऐसा ऑब्जेक्ट बना देता है जो दोनों के दरमियान काम करता है। और अब ये क्या होता है कि पाइथन इस सेल को जब कॉल करता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर एक मेमोरी एड्रेस है, और हाँ यहाँ पर यानी हम इसको एक ये सेल का नाम दे सकते हैं, और ये एक मेमोरी ऑब्जेक्ट है जो कि अक्सर जगह हम डिस्कस करते हैं। और ये एक हमारे पास एक बेसिकली ये एक रेफरेंस है जो कि दूसरे ऑब्जेक्ट पर मुश्तमिल है, और ये एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर हमने x को इक्वल टू पाइथन सेट किया है, और ये एक मेमोरी एड्रेस है हमारे पास, वेरी ऑफ पाइथन है इस केस में। और अब क्या होता है कि नॉर्मल अगर हम देखते हैं नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में तो हमारे पास यहाँ पर ये इनर फंक्शन वगैरह नहीं होता, जस्ट ये हमारे पास एक वेरिएबल होता है और एक वैल्यू होती है x इज इक्वल टू पाइथन जो कि हमें x फॉर एग्जांपल इसी तरह से रिटर्न कर देती है, और हमारे पास x डायरेक्टली उस ऑब्जेक्ट का प्रिंट होकर आ जाता है जो कि मेमोरी में मौजूद होता है। और एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट यानी होता है, और ताहम यहाँ पर हमारे पास एक क्लोजर भी मौजूद है क्योंकि हम यहाँ पर एक क्लोजर की बात कर रहे हैं, और यहाँ हमारे पास एक शेयर्ड वेरिएबल है इन दोनों के दरमियान में, राइट। और ये दोनों स्कोप्स हैं, और पाइथन देखता है और कहता है कि ठीक है हमें यहाँ पर कुछ इसको हैंडल करने के लिए कुछ स्पेशल करना है, इसलिए वो यहाँ पर ये सेल क्रिएट कर लेता है। और अब यहाँ पर क्या होता है कि x हमारे पास एक आउटर स्कोप में भी मौजूद है, और हमने यहाँ पर इसको आउटर डॉट एक्स लिखा है, और इसका मतलब हरगिज़ ये नोटेशन नहीं है, हम ये बात कर रहे हैं कि x जो कि आउटर में मौजूद है। यहाँ पर यही बात की जा रही है, यानी x जो कि आउटर में पॉइंट कर रहा है तो ये पॉइंट करता है इस सेल की तरफ, और इस तरह से ये हमारे पास इस सेल की तरफ पॉइंट कर रहा है, और ये एक आउटर स्कोप है जो कि सेल की तरफ पॉइंट कर रहा है। और सेल इन टर्न हम कहेंगे कि एक स्ट्रिंग पाइथन की तरफ पॉइंट करता है, और ये इनर x हमारे पास जो है ये भी हम ये कहेंगे कि x जो कि इनर के अंदर है, और ये सेम चीज़ है, ये इस सेल को पॉइंट करता है, और उसके बाद सेल इन टर्न पॉइंट करता है पाइथन को। और इस तरह से हम ये कहेंगे कि क्या होता है कि यहाँ पर आप नॉन लोकल वेरिएबल्स के साथ इसी तरह से डील करते हैं, और यहाँ पर आपको एक क्लोजर में कुछ इसी तरह से ही डील करना होता है। और ये ऐसा ही है जैसा आपके पास दो डिफरेंट स्कोप्स में एक वेरिएबल मौजूद हो। और सो जैसा कि पहले हमने डिस्कस किया था कि नॉन लोकल वेरिएबल्स हम अगर उसको चेन के लिए तौर पर सोचते हैं कि ये चेन की तरह की जो चीज़ है, तो रियली ये चेन नहीं होती है, ये पॉइंट कर रही होती है एक सेम ऑब्जेक्ट की तरफ। और हम इसको एक सेम ऑब्जेक्ट की तरह हमने यहाँ पर भी तक इसको एक्सप्लेन नहीं किया था, ये यहाँ पर सेम ऑब्जेक्ट को ही रेफरेंस कर रही होती है, और जो कि एक इंटरमीडियरी ऑब्जेक्ट होता है यानी सेल।
और सेल हमारे पास यहाँ पर एक सेम मेमोरी एड्रेस में होता है, और इस केस में हम कह रहे हैं कि जो हमारे पास फॉर एग्जांपल 500 एक मेमोरी एड्रेस पर मौजूद है, और रियल एक मेमोरी एड्रेस एक्स की हमारे पास 500 है, और रियल मेमोरी एड्रेस हम यहाँ पर कहेंगे कि वो भी हमारे पास एक 500 ही है। और जब हम इसको रेफ़र करते हैं तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि वैल्यू ऑफ एक्स हमारे पास फॉर एग्जांपल पाइथन इस इनडायरेक्ट रेफरेंस का इस्तेमाल करता है। जब हम यानी वैल्यू ऑफ एक्स को जानना चाहते हैं तो वो इस इनडायरेक्ट रेफरेंस का इस्तेमाल करता है, और ये यहाँ पर इसेंशली एक डबल अप हॉप कह सकते हैं, डबल जंप का नाम दे सकते हैं कि ये इस तरह से हमारे पास पाइथन जानता है कि हमें यहाँ पर एक सेल के साथ डील करना है और हमें देखना है कि ये एक इनडायरेक्ट रेफरेंस है, और आप इसको इस तरह से सोच सकते हैं कि ये डबल हॉपिंग ही है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सेल किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, और x इज इक्वल टू यानी हम यहाँ पर जो भी अदर फंक्शंस में हम जो भी देख रहे हो, हेलो हो या जो भी हो, लेकिन हमने देखना होता है कि सेल किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है। और इसी तरह से इनर फंक्शन हमारे पास रिटर्न हो जाता है और चेंज हो जाता है मोस्टली सेल जिसको पॉइंट आउट करता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि जैसा कि हमने बात की कि ये एक शेयर्ड वैल्यू होती है, और इसलिए हमारे पास वैल्यू चेंज हो जाती है, और पाइथन इसको ट्रैक करने के काबिल होता है इस इंटरमीडिएरी सेल की मदद से। और अब आपको यकीनन समझ आ गया होगा कि किस तरह से आउटर फंक्शन जब फिनिश होता है, रनिंग फिनिश होती है, और हम यहाँ पर वैल्यू को रिटर्न करते हैं, तो ये भी जानता है कि हमारे पास x की वैल्यू क्या है। यानी यहाँ पर अगर हम इसको ख़त्म कर चुके हुए हैं और उसके बाद जब हम दोबारा यहाँ पर हमारी आउटर फंक्शन की रनिंग ख़त्म हो चुकी हुई है, और उसके बाद भी जब हम कॉल करते हैं तो ये हमारे पास स्टिल मौजूद होता है ये ऑब्जेक्ट, क्योंकि अभी भी एक रेफरेंस हमारे पास मौजूद होता है। ये यहाँ पर एक गार्बेज कलेक्टेड वाला काम इस सिलसिले में नहीं हुआ होता। और अब आप क्लोजर्स के बारे में कुछ ज़्यादा प्रैक्टिकल टर्म्स में सोचना चाह रहे होंगे। यानी कुछ इस तरह से याद रखने की ज़रूरत है कि ये सेल एक इनडायरेक्ट रास्ता है वैल्यू को हासिल करने का, क्योंकि ये समझने में मदद देता है कि वेरिएबल्स शेयर किए जाते हैं। और क्या होता है कि यहाँ पर शेयर्ड स्कोप्स के साथ क्या होता है, यानी ये आपको कुछ स्ट्रेट रहने में हेल्प देते हैं, और बहुत अक्सर आप इसी तरह से ही सोच रहे होते हैं, यानी ये एक सेम वेरिएबल है, जबकि पाइथन ही ऐसा करता है। यस, ये एक इंटरमीडिएट सेल का इस्तेमाल करता है, जो कि बिल्कुल सही चीज़ है। और आप इसी तरह से क्लोजर को एज अ फंक्शन और साथ ही वेरिएबल के बारे में भी, यानी फ्री वेरिएबल को भी लेकर सोच रहे होते हैं, जो कि एक स्टैंडर्ड स्कोप होता है और फ्री वेरिएबल्स पर मुश्तमिल होता है। और अब फ्री वेरिएबल वैल्यूज़ एक ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी तरफ सेल पॉइंट करता है। सो ये वक्त के साथ साथ चेंज होते रहते हैं, और सेल एड्रेस चेंज नहीं होता, और लेकिन जिसकी तरफ ये पॉइंट कर रहा होता है वो चेंज हो सकता है। और हर दफ़ा फंक्शन क्लोजर के अंदर कॉल किया जाता है और फिर फ्री वेरिएबल की तरफ रेफरेंस होता है, और उसके बाद पाइथन देखता है कि सेल ऑब्जेक्ट है और फ्री वेरिएबल किस चीज़ की तरफ पॉइंट कर रहा है, और इस तरह से वो एक डबल जंप लगाता है, डबल हॉप लेता है। और ये बेसिकली यानी वही डबल हॉप होती है ये देखने के लिए ओके कि एक्चुअल वैल्यू क्या है। और यानी ये इसी तरह से काम करता है जब तक कि एक फंक्शन को कॉल ना कर लिया जाए। ये काम उस वक्त तक नहीं शुरू करेगा जब तक कि एक फंक्शन को कॉल ना किया जाए। और जब आप एक फंक्शन क्रिएट करते हैं तो ये जस्ट एक सेल की तरफ पॉइंटर को क्रिएट करना ही होता है, और फिर जब आप एक फंक्शन कॉल करते हैं तो ये एक डबल हॉप लेता है और वैल्यू को लुकअप करता है। और इस केस में हम ये कहेंगे कि हमारे पास, अगर हम ये कह लें कि हमारे पास एक फंक्शन है, और यहाँ पर हमने कहा है कि आउटर एक लोकल वेरिएबल है a हमारे पास 100 है, और लोकल वेरिएबल x इज इक्वल टू पाइथन है, और उसके बाद हम एक इसके अंदर ही फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो ये हमें कहता है कि ये नहीं, यहाँ पर हम ये डिफाइन करते हैं a इज इक्वल टू 10। और आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास एक असाइनमेंट है और हमने यहाँ पर नॉन लोकल नहीं कहा, सो a हमारे पास एक लोकल वेरिएबल है इस इनर के लिए। और ये वो बिल्कुल सेम a नहीं है जो कि हमने आउटर में ऊपर डिफाइन किया है, और हम ये पहले भी देख चुके हैं। और उसके बाद हम कुछ इस तरह से पॉइंट करेंगे कि x के रेफरेंस क्या हैं, और x एक सेम असाइंड वैल्यू नहीं है। सो पाइथन जब इनर क्रिएट करता है तो वो कहता है कि ठीक है, ये यहाँ पर एक नॉन लोकल वेरिएबल है, और दूसरे अल्फाज में यानी इनर एक क्लोजर है, और ये यहाँ पर एक डबल हॉप क्रिएट करने जा रहा है।
सो हम ये कहेंगे कि ए एक डायरेक्ट पॉइंटर है ऑब्जेक्ट 100 की तरफ, लेकिन x हम कहेंगे कि यहाँ पर एक सेल की तरफ पॉइंटर बनने जा रहा है, जो कि x एक सेम सेल को ही पॉइंट करेगा, और यानी ये हमारे पास एक बेसिकली क्या है, क्लोजर है। और यहाँ पर हम ये कहेंगे कि ये दोनों x जो पॉइंट कर रहे हैं हमारे पास x इज इक्वल टू पाइथन में, और नीचे जो फॉर्मेट x में हमारे पास ये दोनों x एक ही सेल की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, जो कि इनडायरेक्ट एक रेफरेंस है स्ट्रिंग पाइथन की तरफ। और आप नोटिस करें कि a हमारे पास इस क्लोजर का पार्ट नहीं है, क्योंकि a एक लोकल वेरिएबल है यहाँ पर, और a हमारे पास लोकल वेरिएबल है, यानी ये सेम नहीं है, और यहाँ पर ये क्लोजर का पार्ट नहीं है। और अब अगर हम यहाँ पर आउटर को कॉल कर लेते हैं और हम यहाँ पर उसको fn की वैल्यू असाइन कर देते हैं, तो अब यहाँ पर हमें क्या रिटर्न होगा, हमें यहाँ पर एक फंक्शन रिटर्न होगा। और ये फंक्शन हमारे पास क्या होने जा रहा है, ये एक इनर फंक्शन होगा जो कि हमें रिटर्न होकर मिलेगा। और ये हम याद रखें कि ये एक क्लोजर है, और रियली यहाँ पर ये कैप्चर्ड वेरिएबल्स भी इसमें शामिल हैं, जो कि एक्सटेंडेड स्कोप है। और ये हमारे पास एक हम फ्री वेरिएबल x कहेंगे, वो भी इसमें शामिल है, जो कि अगेन हमारे पास उसी यानी ये सेल की तरफ ही पॉइंट कर रहा है। और फ्री वेरिएबल x हमारे पास इस क्लोजर में मौजूद है। और याद रखें कि यहाँ पर ये सेल हमारे पास और यहाँ पर डबल हॉप ले रहा है, और उसको यहाँ पर x को इवेल्युएट जब वो करता है तो ये यहाँ पर सेम प्रिंट कर लेता है, और इस पॉइंट पर यहाँ पर x इवेल्युएट नहीं हो रहा, ये सिर्फ ये कह रहा है कि ये एक इनर फंक्शन है, और वेरिएबल x हमारे पास एक वैल्यू सेम वैल्यू को पॉइंट कर रहा है। और जब हम fn को कॉल करते हैं, और fn हम जब कॉल करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है कि एक वही हमारे पास पाइथन रॉक्स आ जाएगा, और इस पॉइंट पर हम यहाँ पर उसको डबल हॉप के ज़रिए ही इवेलुएट कर रहे हैं, और पाइथन हमारे पास यहाँ पर पाइथन रॉक ही रिटर्न कर देगा। चलें अब हम इंट्रोस्पेक्शन पर एक नज़र डाल लेते हैं, और अगेन हम वही एग्जांपल देखते हैं जैसा कि हमने पहले भी देखी थी। तो याद करें कि हमने कहा था कि x एक क्लोजर तक ही बाउंड होता है, और यहाँ पर इसलिए ये एक सेल की तरफ पॉइंट कर रहा होता है, और इनडायरेक्टली ये पाइथन का एक रेफरेंस होता है। और हम इस तरह से जब रन करते हैं आउटर को, तो हम एक fn को इसे असाइन कर देते हैं, और इस तरह से हम इसका प्रॉपर्टी देख सकते हैं, जो कि डंडर कोड प्रॉपर्टी होती है। और डंडर कोड प्रॉपर्टी अगर हम खुद देखें तो ये हमारे पास एक दूसरी प्रॉपर्टी है, जो कि हमें फ्री वेरिएबल्स के बारे में बताती है, यानी कोड फ्री वैल्यूज़, जो कि आपको बताएगा कि किस तरह से, यानी ये आपको एक ट्रिपल में रिटर्न करेगा तमाम वो फ्री वेरिएबल लेबल्स जो कि आपके यूज़ में होंगे। और इस केस में ये आपको बता रहा है कि x एक फ्री वेरिएबल है, और ये हमारे पास एक आप नोटिस करेंगे कि a हमारे पास एक फ्री वेरिएबल है। और अब आप अगर fn डंडर अंडरस्कोर डंडर क्लोजर को अगर आप करते हैं तो ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, और ये आपको कुछ इस तरह से रिटर्न करेगा, और ये आपको बताएगा कि ये एक ऑब्जेक्ट है, और दोबारा ये आपको एक ट्रिपल में ही रिटर्न करेगा। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक वन फ्री वेरिएबल हमारे पास क्लोजर में मौजूद है, और ये एक टपल पर मुश्तमिल है, जो कि एक सेल ऑब्जेक्ट है, और सेम सेल ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। और ये हमें यहाँ पर सेल ऑब्जेक्ट के बारे में ही बताने जा रहा है कि ये इस मेमोरी एड्रेस पर मौजूद है, और आप नोटिस करेंगे कि ये हमारे पास सेम मेमोरी एड्रेस है जो कि यहाँ पर आपको बताई गई है, और ये डायग्राम में जो आपको दिखाई गई है, और ये एक स्ट्रिंग पर मुश्तमिल है, और ये एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रही है जो कि दूसरे मेमोरी एड्रेस पर मुश्तमिल है। यस यहाँ पर ये इसी तरह से है। और जब आप एक डंडर क्लोजर को करते हैं तो आपको ये एक्चुअली बताता है एग्जैक्टली कि किस तरह से फ्री वेरिएबल के साथ क्या होने जा रहा है, या एक से ज़्यादा जब आप लेंगे तो आपके पास मल्टीपल एंट्रीज टपल में आ सकती हैं। और एक चीज़ जो आपको यहाँ पर बतानी है कि ये डबल हॉप लेता है, और उसके बाद इसके पीछे भी कोई ना कोई रीजंस होती हैं, और आपको कुछ इसी तरह से इसको डबल हॉप को ही लेकर सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाइथन ये आपके लिए खुद ब खुद इस चीज़ का ख्याल कर लेता है। और जब आप इस तरह से करते हैं तो आप इसमें जब आप x हम लेते हैं कि x इन दिस सेल हमारे पास अगर 500 है,
और आपको ये जानने की ज़रूरत है कि हमारे पास FFN100 क्या होगा। तो हम यहाँ पर ये एक ऑटोमेटिकली आपके लिए कर लेता है, आपको इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं होती। और ये भी आपको पता है कि रिटर्न आपके पास पाइथन रॉक्स आ जाएगा। और ये आप मेमोरी एड्रेस, यानी अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर ये मेमोरी एड्रेस क्या शो करेगा, यानी ये हमारे पास एक यहाँ पर भी मौजूद है और एक इनर फंक्शन में भी एक्स आईडी एड्रेस, मेमोरी एड्रेस हमारे पास इनर फंक्शन में भी है। तो ये यहाँ पर हमें ये अगर हम चेक करते हैं तो हमें क्या रिटर्न होने जा रहा है। तो आप पाइथन यहाँ पर भी हमारे लिए कुछ हैवी लिफ्टिंग का करता है और हमें कुछ इस तरह से बताता है, यानी आपको यहाँ पर मेमोरी एड्रेस के साथ कुछ ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी कुछ डिबगिंग पर्पसेस में ये बहुत ही यूज़फुल होता है, ये जानने के लिए कि ऑब्जेक्ट एक्स किसकी तरफ डबल हॉप करने के बाद पॉइंट कर रहा है। और पाइथन हमें यहाँ पर क्या रिटर्न करेगा, ये हमें कुछ इनडायरेक्ट रेफरेंस बताएगा। और अगर हम यहाँ पर एक्स ऑफ आई डी इनर फंक्शन में भी चेक करते हैं तो यहाँ पर हमें इनसाइड इनर फंक्शन भी कुछ इसी तरह से रिजल्ट मिलेगा। और ये हमें एक इनडायरेक्ट रेफरेंस ही बताएगा कि ये पाइथन ऑब्जेक्ट की तरफ एक रेफरेंस है और ये कुछ हमारे से हिडन होता है या कुछ बहुत ही ओपेक किस्म की चीज़ है जो कि पाइथन इंटरमीडिएरी सेल का इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन ऐसा हो रहा होता है। और आप कुछ इस अंदाज से सोच भी सकते हैं क्योंकि इससे आपको मदद मिलेगी ये फिगर आउट करने में कि असल में स्कोप्स के साथ हो क्या रहा है। फ्री वेरिएबल्स को मॉडिफाई करने के बारे में आपका क्या ख्याल है? रिमेंबर जब हम यहाँ पर नॉन लोकल कहते हैं कि जो कि हमने पास्ट वीडियो में भी देखा था, यहाँ पर हम बेसिकली वैल्यू नॉन लोकल वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज करने के काबिल होते हैं, नॉन लोकल वेरिएबल काउंट की वैल्यूज़ को। और इस केस में हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सा क्लोजर है और हम यहाँ पर एक बहुत ही इसी टाइप का एक क्लोजर की बात कर रहे हैं, यानी सेम ही हमारे पास एक सैम्पल के तौर पर है। और यहाँ पर हम कहते हैं कि ये एक काउंटर फंक्शन है और ये एक लोकल वेरिएबल काउंट को क्रिएट करता है और ये एक फंक्शन क्रिएट करता है या फिर एक फंक्शन डिफाइन करता है, फंक्शन इंक को डिफाइन करता है। और फंक्शन इंक ये कहता है कि हमें यहाँ पर एक वेरिएबल काउंट का इस्तेमाल करना है और ये एक नॉन लोकल होने जा रहा है। अब काउंटर हमारे पास जब कॉल किया जाता है तो ये उस वक्त इंक को कॉल करता है, यानी ये जब कॉल करता है तो इंक उस वक्त क्रिएट हो जाता है और काउंट हमारे पास एक नॉन लोकल वेरिएबल हो जाएगा, जिसका ये मतलब है कि पाइथन यहाँ पर एक सेल क्रिएट करेगा और काउंट जो काउंटर में है हमारे पास इंक में और काउंटर में, ये हमारे पास एक ही रेफरेंस है, यानी एक सेल की तरफ ही रेफरेंस है, जैसा कि हमने अभी पहले देखा था। ये एक क्लोजर है जहां पर आप कह सकते हैं कि एक फ्री वेरिएबल हमारे पास एक काउंट है और क्लोजर इंक और काउंट है। और काउंट्स हमारे पास फ्री वेरिएबल्स होते हैं और ये अपने सेल काउंट उस सेल के सेल काउंट तक ही बाउंड होते हैं, यानी वेरिएबल काउंट तक नहीं और ऑब्जेक्ट तक भी नहीं, काउंट हमारे पास एक सेल की तरफ पॉइंट कर रहे होते हैं जो कि क्योंकि ये एक फ्री वेरिएबल है इस क्लोजर के अंदर। और जब हम काउंटर को कॉल करते हैं तो हम यहाँ पर हमारे पास वापस क्या आ जाता है, क्लोजर वापस एक फंक्शन वापस आता है और यानी ये एक इंक और काउंट हम रिटर्न करते हैं और इस तरह से हमारे पास ये रिटर्न हो जाता है। और फिर जब हम दोबारा fn को कॉल करते हैं तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर अब क्या होगा कि ये काउंट हमारे पास इक्वल टू काउंट प्लस 1 होगा और काउंट इक्वल टू 1 हो जाएगा हमारे पास। और इस तरह से हम ये कहेंगे कि यानी हम इसे 1 पर सेट कर देते हैं जो कि हमें काउंट और 1 हमें रिटर्न करेगा और ये बिल्कुल सेंस बनता है इस चीज़ का। काउंट्स एक इनडायरेक्ट रेफरेंस है, चेंज हैं जो कि हमारे पास ऑब्जेक्ट 0 टू ऑब्जेक्ट 1 में चेंज होकर आए हैं। और अगर हम fn को दोबारा कॉल करेंगे तो हमारे पास इस तरह से 2 आ जाएगा और काउंट जो कि 1 था हमने जब उसमें 1 ऐड किया तो ये हमारे पास 2 रिटर्न हो गया और ये इसी तरह से हमारे पास 2 ही रिटर्न हो जाएगा। क्लोजर्स के मल्टीपल इंस्टेंसेस के बारे में आपका क्या ख्याल है? और ये अगेन हमारे लिए समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अंडरस्टैंड करते हैं कि जब सेल क्रिएट किया जाता है और ये कैसे क्रिएट किया जाता है और फिर ये बहुत आसान हो जाता है। हर दफ़ा जब हम एक फंक्शन रन करते हैं तो हमारे पास एक नया स्कोप क्रिएट हो जाता है
और इस वजह से जब हम कहते हैं कि फंक्शन एक क्लोजर में जनरेट होता है, यानी क्लोजर को अगर जनरेट करता है, एक नया क्लोजर क्रिएट होता है हर दफ़ा। यानी जब भी फंक्शन रन करेगा तो एक नया क्लोजर क्रिएट हो जाएगा। तो चलें अब हम अगर एक एग्जांपल पर नज़र डाल देते हैं कि असल में हम क्या कहना चाह रहे हैं। और यानी ये एक सेम एग्जांपल है जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस की थी। और यहाँ पर ये हमारा एक क्लोजर है और अब हम यहाँ पर इसको कहते हैं कि कॉल काउंटर, और इसको F1 को असाइन कर देते हैं और उसके बाद हम कॉल काउंटर को करते हैं और उसके बाद हम F2 को असाइन कर देते हैं। और इस तरह से क्या होता है कि जब हम काउंटर को कॉल करते हैं तो हमारे पास एक पॉइंट उस क्लोजर के अंदर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि हमने यहाँ पर काउंटर को कॉल किया है और यहाँ पर एक इंक क्रिएट होता है और क्लोजर क्रिएट होता है। और अब क्योंकि काउंट एक फ्री वेरिएबल काउंट है और ये एक किसी सेल की तरफ पॉइंट करने जा रहा है, यानी एक मेमोरी एड्रेस की तरफ कहीं पर भी। और उसके बाद हम यहाँ पर एक क्लोजर रिटर्न करते हैं और इसको F1 को असाइन कर देते हैं और हम यहाँ पर कॉल काउंटर अगेन अगर करते हैं तो हमारे पास एक डिफरेंट कॉल काउंटर आता है और यहाँ पर एक लोकल स्कोप होता है जो कि क्रिएट हो जाता है और ये इसका एक अपना क्लोजर है। और अब गेस करें कि क्या होता है। यहाँ पर हम जो कि सेल जो कि क्रिएट होता है एक फ्री वेरिएबल काउंट के साथ, और सेकेंड टाइम जब हम उसको कहते हैं उसी सेल को, तो वो सेम मेमोरी एड्रेस पहली दफ़ा की तरह नहीं रखता जैसा कि जब वो क्रिएट किया गया था। अब इसमें कोई वजह नहीं कि आप ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। हमारे पास यहाँ पे दो डिफरेंट क्लोजर्स हैं और यहाँ पर एक शेयर्ड स्कोप नहीं है। इस वजह से जब हम कहेंगे फॉर काउंट हमारे पास एक मेमोरी एड्रेस F1 आएगा और उसके बाद हम कहेंगे F1 और उसके बाद हम F2 अगर करते हैं और इस तरह से F3 करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये यहाँ पर सेल एक जैसे एक ही मेमोरी एड्रेस में हमारे पास सेल मौजूद नहीं है। और इसी तरह से हम यहाँ पर नोटिस करेंगे कि वैल्यू बोथ सेल्स की तरफ एक सेम चीज़ की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, क्योंकि मैं रिमेंबर 0 हमारे पास एक सिंगलटन ऑब्जेक्ट है और हमने पहले भी पिछली वीडियोस में भी इसके बारे में डिस्कस किया था कि किस तरह से ये प्री बिल्ड मेमोरी में सिंगलटन ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और अब हम जब F1 को कॉल करेंगे तो क्या होगा कि हमारे पास 1 आ जाएगा, और इसी तरह से पहले की तरह जब हम F1 को कॉल करेंगे दोबारा तो हमारे पास 2 आ जाएगा, और इसी तरह से हम थर्ड टाइम जब F1 को कॉल करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। और इस तरह जब हम F2 को कॉल करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि उसका एक अपना क्लोजर होगा और जो 0 के बराबर होगा, और ये एक डिफरेंट है और ये अपने अंदर एक ऐड 1 कर लेगा और इस तरह से हमें ये रिटर्न करेगा 1। और अब हम ये कहेंगे कि F1 और F2 हमारे पास सेम एक्सटेंडेड स्कोप्स नहीं रखते हैं, ये हमारे पास क्लोजर के एक डिफरेंट इंस्टेंसेस हैं और इसलिए सेल्स हमारे पास डिफरेंट ही आते हैं। हर दफ़ा हम यहाँ पर एक फंक्शन को कॉल करते हैं तो हमारे पास एक नया स्कोप क्रिएट हो जाता है, और अगर क्लोजर यहाँ पर इस नए स्कोप के अंदर क्रिएट होता है ऑब्वियसली क्लोजर्स हमारे पास सेम स्कोप रख सकते हैं, और क्योंकि सेल्स डिफरेंट होते हैं और डिफरेंट एक कॉल के बाद नेक्स्ट कॉल में डिफरेंट हो जाते हैं। क्या अब हम एक्सटेंडेड स्कोप्स को शेयर कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा येस। लेट्स से कि हम ये किस तरह से करते हैं। लेट्स से कि हमारे पास ये एक फंक्शन है और हम एक आउटर फंक्शन हम काम कर रहे हैं जिसमें हमारे पास एक लोकल वेरिएबल काउंट है, और हमने यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट किया है यानी कॉल्ड हम इंक1 जिसको कह रहे हैं, और उसके बाद ये रेफरेंसेस काउंट है एज नॉन लोकल, जो कि हमारे पास एक क्लोजर आ जाता है। और यहाँ पर हम ये जानते हैं कि इंक1 एक क्लोजर काउंट है यहाँ पर, और काउंट हमारे पास सेम सेल रेफरेंस है, और इस तरह से रेफरेंस सेम सेल की तरफ ही है। सो काउंट्स हमारे पास फ्री वेरिएबल्स हैं और ये बाउंड हैं अपने एक्सटेंडेड स्कोप के काउंट तक। और अब हम इंक2 की अगर बात करते हैं तो इंक2 हमारे पास भी सेम चीज़ है, और ये भी हमारे पास एक क्लोजर ही है, और इट्स काउंट भी सेम ही काउंट है जो कि हमारे पास
पहले में काउंट है, ये भी बिल्कुल वही है। और दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर काउंट हमारे पास सेम सेल की तरफ ही पॉइंट कर रहा है, जैसा कि पहले में कर रहा था। इंक 2 में भी वो सेम सेल की तरफ ही पॉइंट कर रहा है। सो ये तीनों सेल्स एक ही सेल की तरफ पॉइंट, तीनों काउंट एक ही तरह ए सेल की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये काउंट हमारे पास फर्स्ट क्लोजर में भी है और सेकंड क्लोजर में भी है, और इस तरह से सेकंड क्लोजर दोनों हमारा यानी सेम सेल की तरफ ही पॉइंट कर रहे हैं। चूंकि ये सेम ही काउंट हैं और हमारे पास यानी इस तरह से एक शेयर्ड स्कोप यहाँ पर मौजूद है। और काउंट एक शेयर्ड है मल्टीपल स्कोप्स के दरमियान, नॉट जस्ट आउटर में, और ये शेयर्ड दोनों क्लोजर्स के दरमियान में है। और अब हम यहाँ पर दो क्लोजर्स एक टपल में रिटर्न कर सकते हैं, और अब अगर हम रिटर्न करते हैं तो हम एक इसे आउटर को असाइन कर देते हैं, और इस तरह से हम टपल को लेबल्स में अनपैक भी कर सकते हैं। यानी F1 F2 अगर हम इसको करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्लोजर इंक 1 होगा, और क्लोजर यानी क्लोजर इंक 1 एंड काउंट होगा, और उसके बाद हमारे पास F2 होगा जो कि आगे क्लोजर इंक 2 और 2 होगा। लेकिन काउंट यहाँ पर हमारे पास सेम है इन दोनों के दरमियान में। और अब अगर हम यहाँ पर F1 को कॉल करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। और इसी तरह से अब अगर हम F2 को कॉल करते हैं और हम यहाँ पर कहते हैं कि ये सेम ही काउंट है, और F1 हमारे पास रनिंग फिनिश हो जाती है, और जब काउंट इक्वल टू 1 होता है तो हम F2 को कॉल कर रहे हैं, और उस पॉइंट पे जब हम F2 को कॉल करते हैं तो हम इंक 2 को भी कॉल कर रहे हैं। और एट दैट पॉइंट हम ये कहते हैं कि काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। तो पाइथन कहता है कि ठीक है, हमें यहाँ पर वैल्यू देखने की ज़रूरत है काउंट की। तो रिमेंबर कि हम यहाँ पर हॉपिंग कर रहे हैं एक स्टार्ट से ही, और इस तरह से हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पास क्लोजर क्रिएट हुआ, और इसके साथ साथ जब हमारे पास फ्री वेरिएबल्स इवेल्युएट कब हुए। तो क्लोजर हमारे पास क्रिएट हुआ और एक फंक्शन क्रिएट हुआ जो कि पाइथन ने ये डिसाइड किया कि ये क्लोजर है। सो यानी वो इस सेल का यूज़ करता है, और उसके बाद डबल हॉप होती है इवेंचुअली, और यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू फ्री वेरिएबल की एक्चुअली इवेल्युएट नहीं होती जब तक कि एक फंक्शन को उस क्लोजर के अंदर कॉल नहीं कर लिया जाता। एट दैट पॉइंट यहाँ पर एक फंक्शन रन होता है, और यहाँ पर उसको इवेल्युएट काउंट को इवेल्युएट इस केस में इवेल्युएट होने की ज़रूरत होती है। सो जब F2 कॉल होता है तो यहाँ पर इवेल्युएट होने के बाद काउंट इवेल्युएट हो जाता है, और काउंट हमारे पास ऑलरेडी 1 था जो कि ऐड हो जाएगा अब 1 to 1, और इस तरह से हमारे पास 2 हो जाएगा। तो इस तरह से जब हम काउंट को असाइन करेंगे और काउंट रिटर्न करेंगे जो कि हमारे पास अब 2 होगा, सो जब हम F2 को कॉल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। सो ये एक एग्जांपल थी कि किस तरह से हम एक्सटेंडेड स्कोप को शेयर कर सकते हैं दो डिफरेंट क्लोजर्स के अंदर, और ये दो डिफरेंट क्लोजर्स हैं लेकिन ये शेयर्ड फ्री वेरिएबल रखते हैं। सो अब आप सोच सकते हैं कि इस तरह से बहुत ही हाईली अनयूजुअल है। आई मीन कि हम कितनी दफ़ा यहाँ पर कुछ इसी तरह से करने जा रहे हैं, तो ऐसा मोस्टली नहीं होता। और वेल एक्चुअली हम यहाँ पर बहुत दफ़ा ऐसा हो रहा होता है, यानी हम ऐसा सोचते हैं लेकिन ये ऐसा बाय मिस्टेक हो रहा होता है। और आई थिंक मेन चीज़ यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ पर पॉइंट आउट क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इस तरह से ट्रैप में फॉल होना भी बहुत ही इजी होता है। अब चलकर आगे देखते हैं कि इस बात का क्या मतलब है। लेट्स से हम यहाँ पर एक फंक्शन एडर क्रिएट कर लेते हैं, और एडर हमारे पास एक पैरामीटर ले रहा है n, और इस तरह से ये एक डिफाइन करेगा इनसाइड अनदर फंक्शन इनर, और इटसेल्फ ये एक दूसरा पैरामीटर x ले लेगा, और उसके बाद हमें रिटर्न करेगा x प्लस n। और सो इसेंशियली हम यहाँ पर दो वैल्यूज़ को इकट्ठा ऐड कर रहे हैं, और हम एक क्लोजर को ऐसा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सो अब यहाँ पर क्लोजर में क्या है, क्लोजर में हम ये कहेंगे कि इन दिस केस हमारे पास क्लोजर में एक इनर है और n है। इनमें यहाँ पर हम n कहेंगे कि एक रेफरेंस है जो कि 1, और उसके बाद आउटर में भी यानी उनका रेफरेंस है। सो क्लोजर हमारे पास इनर एंड n में और बिल्कुल सेम है। हम यहाँ पर अगर देखते हैं तो हमारे पास यहाँ n और यहाँ n इन दोनों का रेफरेंस बिल्कुल सेम है। सो अब यहाँ पर एक क्लोजर हम बनाते हैं, और ये एक इनर फंक्शन n की तरफ पॉइंट कर रहा है जो कि एक सेम यानी दोनों n सेम सेल की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, और ये करंटली हमारे पास वैल्यू 1 की तरफ पॉइंट करता है। और हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हम यहाँ पर एडर 1 को दोबारा
कॉल भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर एक दूसरा फंक्शन इनर रिटर्न करता है और इस दफ़ा ये यहाँ पर अनदर सेल्फ की तरफ पॉइंट करेगा और इस तरह से ये एक सेम ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट कर रहा होगा जो कि इंटीजर 2 पर मुश्तमिल होगा। और फिर यहाँ पर सेम चीज़ आ जाती है 3 के साथ और इनफैक्ट हम यहाँ पर ऐड 1 करते हैं तो हमारे पास ऐड 1 टू वट एवर जो भी हम n में से पास कर रहे होते हैं एज अ पैरामीटर, तो उसमें 1 ऐड हो जाता है। और रिमेंबर के हम यहाँ पर एक इनर के अंदर ऐड 1 करते हैं और इस तरह से एक पैरामीटर के ये भी यानी पैरामीटर में ये एक्सपेक्ट होता है। और यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि ये 3 डिफरेंट हमारे पास क्लोजर्स हैं, यानी ये डिफरेंट हमारे पास डिफरेंट क्लोजर्स हैं और ये इनके स्कोप्स शेयर्ड नहीं हैं। और ये यहाँ पर डिफरेंट कॉल्स फंक्शन को कॉल करने के बाद क्रिएट किए गए हैं। सो डिफरेंट स्कोप्स हैं, एक डिफरेंट क्लोजर्स भी हमारे पास हैं। और अब अगर हम यहाँ पर ऐड 1 10 को कॉल करते हैं, यानी हमारे पास x हमारा क्या है, अब 10 है। और अब ये कहेगा कि वेल ऐड 1 x क्लोजर हमारे पास वैल्यू फॉर n क्या होगी, ये हमारे पास 1 होगी। और ऐड 1 हम जब इसमें करेंगे तो हमारे पास रिटर्न क्या हो जाएगा, हमारे पास रिटर्न हो जाएगा 11। और इस तरह से हम कॉल ऐड 2 करते हैं और 2 ऑन 10 ही करते हैं। तो पाइथन कहता है कि ऐड 2 यानी हमने वेल ये एक क्लोजर है और इनर के साथ हमें n इक्वल टू 2 है जो कि हमारे पास एक डिफरेंट सेल में, और ये अब रेफरेंस भी 2 का ही है। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, ऐड 2 और किस में करना है, x में। सो ये हमारे पास इस तरह से एक इनर n इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिटर्न देयरफॉर क्या रिटर्न करेगा, 12। और सेम चीज़ हमारे पास ऐड 3 के साथ दी होगी और इसी तरह से ये रिटर्न कर देगा हमारे पास 13। अब यानी यहाँ तक हम ये कहेंगे कि कोई शेयर्ड स्कोप यहाँ पर नहीं था। और एक चीज़ जो कि आप कोड को लिखना स्टार्ट करते हैं इस तरह से ऐड 1 ऐड 2 ऐड 3, तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा रेपिटिशन हो रही होती है और फौरी तौर पर आप इसको लूप्स के तौर पर सोच रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि हम यहाँ पर इसको इस अंदाज से नहीं लिखना चाह रहे हैं, हम यहाँ पर एक लूप लिखना चाह रहे हैं। तो इस केस में हम यहाँ पर 3 टाइम्स सेम चीज़ नहीं लिखेंगे और ये कुछ इजी कोड होगा, लेकिन आप इसको कुछ और तरीके से भी देख सकते हैं। यहाँ आप यानी आप कुछ थोड़ा और मोर कॉम्प्लिकेटेड काम भी कर सकते हैं अगर आप इसको लूप में लिखना चाहें, वो भी ठीक होगा, यानी आप वैसा भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कैविएट है। लेट्स से कि अगर हम कुछ इस तरह से कोशिश करते हैं और हम यहाँ पर एक एम्प्टी लिस्ट एडर्स क्रिएट करना चाह रहे हैं और बुनियादी तौर पर एडर्स हमारे पास क्लोजर्स पर मुश्तमिल है और हम यहाँ पर वो क्लोजर्स एक लूप के अंदर बिल्ड करना चाह रहे हैं। अब हम यहाँ पर एक लूप क्रिएट हमने किया है और ये फॉर n इन रेंज है जो कि 1 हमारे पास 1 से लेकर 4 तक है। और हम यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 यानी इस तरह से नंबर्स लेंगे और यहाँ पर हमने 1 से स्टार्ट लेना है और उसके बाद नेक्स्ट इटरेशन हमारी n 2 बन जाएगी 1 के बाद और फिर n हमारा 3 हो जाएगा। और आप नोटिस करें कि हम यहाँ पर कह रहे हैं कि n हो जाएगा, यानी ये यहाँ पर एक नया n क्रिएट नहीं कर रहा, हर दफ़ा ये एक इटरेशन रन हो रही है और हर इटरेशन हमारे पास सेम वेरिएबल ही है और n हमारे पास एक सेम लेबल है और n हमारे पास जस्ट ये एक डिफरेंट वैल्यू 1 2 और फिर 3 को पॉइंट कर रहा है और लेकिन ये फिर भी एक सेम लेबल है। और n ओके, अब हम यहाँ पर हमें अभी भी एक एडर फंक्शन क्रिएट करने की ज़रूरत है। सो हम यहाँ पर एक लैम्डा एक्सप्रेशन को क्रिएट कर रहे हैं और आप देखें कि यहाँ पर लैम्डा क्या कर रहा है, ये यहाँ पर एक सिंगल पैरामीटर x ले रहा है और इसी तरह से यानी एक इंक्रीमेंट फंक्शन है, जिस तरह से एक इंक्रीमेंट फंक्शन करता है और एक इंक्रीमेंट फंक्शन ने जिस तरह से किया, हमने यहाँ पर एक रिटर्न x प्लस ना यूँ किया और उसके बाद यहाँ हमारे पास डिफाइन हो गया है एक पैरामीटर लैम्डा के लिए और n हमारे पास एक फ्री वेरिएबल है। सो हमने यहाँ पर एक क्लोजर क्रिएट किया है और अब हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं कि हम यहाँ पर एक एडर अपेंड करने जा रहे हैं, यानी एडर्स लिस्ट के साथ। सो अब एक साइड नोट के तौर पर अगर हम बात करें कि एक मिसकंसेप्शन है कि लैम्डा एक्सप्रेशंस बिल्कुल वैसी ही चीज़ें हैं जैसा कि क्लोजर्स होते हैं, यानी दोनों लैम्डा एक्सप्रेशन और क्लोजर सेम थिंग है।
तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लैम्डा एक्सप्रेशन हमारे पास एक जस्ट फंक्शन ही क्रिएट करते हैं, और एक फंक्शन ही है। सो एक फंक्शन उसी वक्त ही एक क्लोजर बनता है जब हमारे पास एक फ्री वेरिएबल आता है, और लैम्डा एक्सप्रेशंस हमारे पास फंक्शंस ही हैं। यहाँ पर उनको ज़रूरी नहीं कि एक फ्री वेरिएबल उनके पास नहीं होता, वो एक फ्री वेरिएबल नहीं रखते हैं, और वो एक क्लोजर नहीं है। सो चीज़ ये है कि हम अक्सर एक क्लोजर्स लैम्डा का इस्तेमाल करते हुए क्रिएट करते हैं, जैसा कि अभी हमने यहाँ एग्जांपल में किया, और बहुत दफ़ा हम ये जानते हैं कि लैम्डा और क्लोजर्स एक ही वक्त में इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे होते हैं, और लेकिन उनको उसके साथ कुछ करना नहीं होता। एक लैम्डा हमारे पास ज़रूरी नहीं कि एक क्लोजर हो, और एक क्लोजर हमारे पास एक लैम्डा एक्सप्रेशन नहीं होता। क्लोजर का जस्ट मतलब है एक एक्सटेंडेड स्कोप। तो मतलब ये कॉन्सेप्ट हमें याद रखना होगा। और यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि हम यहाँ पे फ्री वेरिएबल हमारे पास है n, और ऑब्वियसली n हमारे पास एक स्कोप के लैम्डा फंक्शन के स्कोप के अंदर है, क्योंकि ये हमारे पास डिफाइन इसी तरह से किया गया है। सो अब हमारे पास एक लेबल n है, और वो एक सेल क्रिएट करेगा, और उसके बाद दोनों सेल एक ही n को पॉइंट करेंगे, और अभी वो एक 1 को ही पॉइंट करता है, यानी हमारे पास। और यहाँ पर हमारी फर्स्ट इटरेशन होगी, तो हम यहाँ पर लैम्डा हम फर्स्ट इटरेशन में कहेंगे n = 1, और ये हमारा एक फ्री वेरिएबल लैम्डा हमारे पास n है, और ये अपने n तक ही बाउंड है जो कि हमने लूप में क्रिएट किया है। और अब हम यहाँ पर n = 2 करते हैं, तो क्या होता है कि अगेन हम यहाँ पर एक दूसरा क्लोजर क्रिएट कर लेते हैं। x + n = हमारे पास 2 होता है। और अब जब इस बात का क्या मतलब है कि इसका मतलब ये है, याद रखें कि n हमारे पास एक सेम सेल की तरफ ही पॉइंट कर रहा है, जैसा कि n लूप में है। दोनों n यानी एक ही सेल को पॉइंट कर रहे हैं, और इस तरह से यहाँ पर n = 2 को ये सेट करने जा रहा है। और n = 2 क्योंकि हमारे पास अब यहाँ क्या होता है कि ये बाउंड है सेम n की तरफ, जो कि हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं, सेम n की तरफ ही ये कर रहा है जो कि हम लूप में क्रिएट करते हैं। और लेकिन ये n = 2 है। और अब हम जब n = 2 हमने सेट किया आउटसाइड लूप में, तो अब यहाँ पर ये इनडायरेक्ट वैल्यू को चेंज कर देता है, और डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट पॉइंटर n का है, और n हमारे पास जो कि यहाँ पर 2 डिफरेंट लूप्स में क्रिएट किया गया है, ये सब हमारे एक ही सेल को पॉइंट कर रहे हैं। और अब अगर आप यहाँ दोबारा थर्ड टाइम इस तरह से करेंगे तो फिर भी वैसा ही होगा, ये भी सेम n की तरफ तक ही बाउंड होगा, जिसका ये मतलब है कि ये सेम सेल के तक ही बाउंड है और सेम सेल को ही पॉइंट कर रहा है। लेकिन सेल जिसको ये अब एक नई वैल्यू n = 3 e को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर वैल्यू ऑफ n डेफिनेटली आउटसाइड चेंज की है, और यहाँ पर एक्सटर्नल हमारे पास एक आ जाती है। और हम यहाँ पर अगर देखते हैं तो अब यानी हम यहाँ 3 क्लोजर्स रखते हैं, और हर एक फ्री वेरिएबल n है जो एक ही सेल की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, और फॉर लूप में ये इसी सेल की तरफ पॉइंट कर रहा है। और अब आप यानी ये अभी आप ये फौरी तौर पर एक मसला भी आगे देख सकते हैं। हम इस तरह से एक रखते हैं, हम इस तरह से यानी एक क्लोजर्स रखते हैं, क्लोजर्स को कॉल कर सकते हैं, और एड्रेस में हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास 3 क्लोजर्स हैं, और जब हम लास्ट वन को कॉल करते हैं तो हमारे पास यानी हम एड्रेस टू लास्ट वन को अगर कॉल कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास 13 आ जाता है। और इसी तरह से 10 + 3 वो है हमारे पास यानी 13। और अब अगर हम यहाँ फर्स्ट वन को कॉल करें तो अब अगर आप देखें फर्स्ट वन को अगर कॉल करते हैं तो वो हमारे पास क्या होगा, आपका क्या ख्याल है कि वो हमारे पास यानी वो भी हमारे पास 13 ही होगा। अब क्यों? क्योंकि n हमने 3 पर चेंज कर दिया था, और यहाँ पर हमारी लास्ट इटरेशन थी, और अब हमारे पास तमाम n's जो हैं वो एक ही सेल को पॉइंट कर रहे हैं, और वो पॉइंट 3 ही है। और हमने 3 को चेंज किया और लास्ट इटरेशन हमारी रन हुई, और जब n इवेल्युएट हुआ तो हम यहाँ पर हमारे पास बैक क्या चीज़ आई, क्योंकि हमारे इम्पॉर्टेंट है कि n इवेल्युएट होता है और क्लोजर को कॉल किया जाता है। सो हम यहाँ पर जब एडर 0 को 10 पर कॉल कर रहे थे तो उस पॉइंट पर पाइथन ने ये कहा कि n हमें जानने की ज़रूरत है कि n क्या है। n एक इनडायरेक्ट थिंग है, सो सेल की तरफ जाइए, और सेल किसको पॉइंट कर रहा है, सेल 3 को पॉइंट कर रहा है। सो यहाँ पर ये 3 हो गया, और हमारे पास 10 + 3 आ गया 13।
और इस तरह से आप सेम चीज़ है, जब आप ऐड 1 करते हैं तो भी आपके पास सेम चीज़ आती है और प्रॉब्लम आगे चलता चला जाता है। वेरियस डिस्कशंस में हम देखते हैं और यही वजह है कि जब हम सेल को कॉल करते हैं तो जब हम यानी इस सेल की वजह से ही हम यहाँ पर एक क्लोजर रखते हैं, यानी ये सेल होता है तो हमारे पास एक क्लोजर बन जाता है। और इस केस में हम यहाँ पर n को बाहर शेयर कर रहे हैं जो कि सेम n ही है और ये यानी ये वेरिएबल्स के n भी अंदर n भी सेम ही शेयर हो रहा है, वो भी सेम सेल है। सो ऐसे सिचुएशंस में आना मतलब बहुत ज़्यादा अनकॉमन नहीं है। और अब आखिरी चीज़ जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है नेस्टेड क्लोजर्स। हम नेस्टेड क्लोजर के हम नेस्टेड यानी क्लोजर्स को भी नेस्ट कर सकते हैं और जिस तरह से हम फंक्शंस को नेस्ट करते हैं तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। हमने देखा कि हमारे पास एक लेवल की नेस्टिंग आउटर और इनर थी और हमने यहाँ पर नेस्ट किया मल्टीपल लेवल्स पर। लेट्स सी कि अब हम यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं। लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पर एक इंक्रीमेंट फंक्शन है और बुनियादी तौर पर हम यहाँ पर इसे एक इंक्रीमेंट पर एक्सपेंड करना चाह रहे हैं और यानी एक इंक्रीमेंट क्लोजर पर हम इसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, जो कि हम याद हो तो हमने कहा था कि काउंट हमारे पास 0 पर सेट है एक काउंटर के अंदर और आउटर फंक्शन हमारे पास मौजूद है और उसके बाद एक इंक्रीमेंट एक इंक्रीमेंट फंक्शन है जिसमें हमारे पास जस्ट हमने ऐड किया है 1 इसमें। सो अब हम यहाँ पर इसको इस काबिल बनाना चाहते हैं कि हम एक स्टार्ट वैल्यू सेट कर दें और उसके बाद हम एक स्टेप वैल्यू रखें फॉर किसी चीज़ के लिए। जैसा कि यहाँ पर हम एक बहुत ही सिंपल काम कर रहे हैं और हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमने एक डिफ़ाइन किया है इंक्रीमेंटर को और इंक्रीमेंटर हमारे पास एक स्टेप वैल्यू रखेगी जो कि n हमारे पास यहाँ पर एक स्टेप वैल्यू है। और अब इस इंक्रीमेंट ने क्या करना है कि यहाँ पर यानी ये कौन सा करंट होगा और यहाँ पर ये 1 क्या करेगा। तो ये इंक हमारे पास एक फ्री वेरिएबल होगा जो कि करंट इक्वल टू करंट करेगा, यानी हमारे पास यहाँ पर ये करंट जो है और ये करंट हमारे पास बिल्कुल एक ही सेम सेल को करेंगे पॉइंट आउट करेंगे। अब पाइथन इसे देखता है और कहता है कि ये नॉन लोकल वेरिएबल है, ये करंट हमारे पास यहाँ पर नॉन लोकल वेरिएबल है और उसके बाद ये कहता है कि इसलिए इसको एक फ्री वेरिएबल होना चाहिए। सो अगर आप एक देखते हैं इसमें इंक को चेक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्लोजर इंक करंट के साथ भी है और n के साथ भी है, n के साथ भी हमारा है यहाँ पर। सो यहाँ पर हम ये कह रहे होते हैं कि क्लोजर यहाँ पर मौजूद है और अब n कहाँ पर मौजूद है, n यहाँ पर मौजूद नहीं है, हमारे पास यहाँ पर n मौजूद नहीं है। तो n एक्चुअली हमारे पास इस इंक्रीमेंट के अंदर मौजूद है और यहाँ पर इसको डिफाइन किया गया है और ये एक पैरामीटर है एक इंक्रीमेंट का। और सो अब अगर हम यहाँ पर n कहेंगे कि ये और ये n शेयर कर रहे हैं सेम ही सेल को और इस तरह से ये करंट हमारे पास और ये करंट सेम सेल को शेयर कर रहा है और इसको बहुत ही प्रेटी स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए समझने के लिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर अब हम अगर आगे देखते हैं और हम यहाँ पर करना शुरू करते हैं कि अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, हम इंक्रीमेंटर को कॉल कर रहे हैं और हम यहाँ पर हमने वैल्यू दी है 2 की और इस तरह से अब यहाँ पर हमें रिटर्न भी क्या हो रहा है, एक इनर क्लोजर रिटर्न हो रहा है, एक इनर फंक्शन इस क्लोजर के साथ। और क्लोजर इनर का क्या है कि ये इनर और n है और अब अगर हम यहाँ पर एक फ्री वेरिएबल को देखते हैं तो हमारे पास एक फ्री वेरिएबल फ्री वार है यहाँ पर पाइथन में और ये आपको एक ट्रिपल रिटर्न करता है एक सिंगल एलिमेंट के साथ n और करंट वैल्यू ऑफ n हमारे पास यहाँ पर अभी क्या बताई गई है 2। सो अब अगर आप fn इटसेल्फ एक फंक्शन है और हम इसको कॉल कर सकते हैं। सो ये एक इनर फंक्शन है हमारे पास और जब हम इसको कहते हैं कि लेट्स से हमने यहाँ पर इसको कहा है कि ये एक फंक्शन है। सो हम जब इसको एक स्टार्ट वैल्यू के साथ कॉल करते हैं तो हमारे पास ये फंक्शन रन करता है और हमारे पास 2 आ जाता है और इस तरह से हम इंक 2 को भी कॉल कर सकते हैं और इंक 2 में हम स्टार्ट वैल्यू भी रखते हैं। लेट्स से हमारे पास यहाँ पर 100 है।
सो अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं आगे इसने हमें क्या रिटर्न किया, इंक, और इसके बाद यानी ये डंडर कोड डॉट को फ्री वार्स हमारे पास जो है, और इसने हमें ये भी एक हमारे पास इंक2 का फंक्शन है। अब यहाँ पर ये क्या रिटर्न कर रहा है, करंट 100 एंड N2। सो एन हमारे पास एक फ्री वार है और इट्स करंट हमारे पास एक फ्री वेरिएबल है इस इनर के अंदर, और इसी तरह से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये इनडायरेक्टली हमारे पास इनर के अंदर मौजूद है और क्लोजर में यानी मौजूद है। सो करंट हमारे पास 100 हुआ और एन हमारे पास 2 हो गया। और अब अगर हम यहाँ पर इंक2 को कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 100 एंड इक्वल टू क्या हमारे पास हो रहा है, यहाँ पर अब अगर हम दोबारा करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर करंट आ जाता है 102, यानी ये हमारे पास रिटर्न 102 आ जाता है और करंट हमारे पास और एन हमारे पास 2 ही रहता है। और इस तरह से अब अगर हम इसको दोबारा कॉल करते हैं तो हमारे पास ये 104 हो जाएगा और आप 104 आपको हासिल हो जाएगा और करंट हमारे पास 104 होगा जो कि 2 के इक्वल होगा। सो नेस्टेड क्लोजर एक्चुअली हमारे पास प्रिटी कॉमन होते हैं और ये कुछ ऐसा ही है जैसा कि हम कहते हैं कि हमने डेकोरेटर्स बना लिए हैं, और हम आगे चलकर सेक्शन में इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। हम सिंपल डेकोरेटर से स्टार्ट लेंगे और उसके बाद हम नेस्टेड फंक्शंस पर देखेंगे कि किस तरह से वो काम करते हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।